Assalamu alaikum everyone. I am Samreen Razak or today I will share my CSS journey. I got location in Pakistan audits and account service, Alhamdulillah, by the grace of Allah Almighty, and this was my first attempt. So today I will share my journey और मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगी कैसे आप अपनी फर्स्ट अटैम्प्ट में अपनी जर्नी को सक्सेस तक ले जा सकते हैं। फ़र्स्ट अटैम्प्ट में ये सारा कुछ करना विदाउट गाइडेंस मुमकिन नहीं है। तो आपको एक एक सब्जेक्ट के बारे में गाइड करूँगी क्योंकि आई रिसीव्ड अ नंबर ऑफ़ टैग्स ऑन इंस्टाग्राम, ऑन FB एट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। सो टुडे हम आज इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं अपनी DMC आपके साथ शेयर कर देती हूँ, बट इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपके साथ अपनी जर्नी एक बिल्कुल शॉर्ट सी जर्नी आपके साथ शेयर करती हूँ कि कहाँ से कैसे मैंने स्टार्ट किया। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने 2024 में यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से ग्रेजुएशन की और इट वाज़ द टाइम कि मुझे ये सोचना था इसके बाद मैंने क्या करना है, क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन ज़ूलॉजी में थी एंड आई वाज़ लुकिंग फॉर PPSC जॉब्स, लेकिन इसकी कोई ख़ास जॉब्स नहीं आ रही थी। आफ्टरवर्ड्स मैंने एक जॉब में अप्लाई किया जो कि PPSC की थी। उसमें जनरल सीट्स थी, यानी कोई डिग्री रिक्वायरमेंट्स नहीं थी, तो उसमें मेरी सिलेक्शन हो गई 16 ग्रेड पे। इसके अलावा और भी डिफरेंट जॉब्स में सिलेक्शन हुई, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में हुई और पाकिस्तान कस्टम्स में जो 16 ग्रेड में वहाँ भी हुई, बट ये डिपार्टमेंट मैंने ज्वाइन किया था। होएवर इसके बाद मेरी जो CSS जर्नी है वो बेसिकली स्टार्ट होती है 11 अगस्त 2024 को। 11 अगस्त एक्चुअली वो दिन था जब मैंने सर ज़िया को टेक्स्ट किया। आई सेड सर ये मेरा नाम है, ये मेरी डिग्री है। उन्होंने एक ग्रुप में, उनका कोई ग्रुप था, वहाँ भी उन्होंने कोई टेक्स्ट किया हुआ था। तो मैंने कहा सर मुझे ऑप्शनल्स कोई मैंने सेलेक्ट नहीं किया, आई एम अ कम्प्लीट बिगनर। लाइक इट वाज द डे कि उन्होंने एक टेक्स्ट किया, उसके रिप्लाई में मैं उनको एक जवाब दे रही हूँ एंड माई जर्नी स्टार्टेड। सो उन्होंने मुझे बताया कि मैं हेल्प करूँगा, आई विल हेल्प, जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। उसके बाद उन्होंने बताया कि ये ऑप्शनल्स होते हैं, आप इसमें से चूज़ कर लो और आप पास्ट पेपर देखो, अगर आपको कोई मतलब अच्छा लगता है तो इस तरह। यानी मैंने अपने ऑप्शंस वगैरह चूज़ किए। आपने भी अगर अपने ऑप्शनल्स चूज़ करने हैं ना, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट यही है कि आपने किस तरह करने हैं कि आपने उनके पास्ट पेपर्स देखने और सेकेंड उसका सिलेबस देखना है कि अगर आप उसको कवर कर सकते हैं, यू कैन गेट बेटर स्कोर इन दैम, तो फिर ही आपने उसको लेके जाना है। लाइक कुछ स्टूडेंट्स केमिस्ट्री रखते हैं, ज़ूलॉजी रखते हैं, तो ये भी आप उस केस में रख सकते हैं। इवन अगर मतलब यहाँ पे बहुत से टॉपर्स के ये सब्जेक्ट होते हैं, तो अगर आप इसको अच्छे से ले जा सकते हैं तो आप इनको रख सकते हैं। सेकेंडली आपको मैं सब्जेक्ट वाइज चीज़ों के बारे में डिटेल्स से बताऊंगी। सबसे पहले इंग्लिश ऐसे फ़र्स्ट अटैम्प्ट में आपने कैसे पास करना है। इंग्लिश ऐसे की सिर्फ एक स्टोरी होती है, वन लाइनर स्टोरी। वो ये है, फॉलो जस्ट वन मेंटोर। एक से ज़्यादा मेंटोर्स के पीछे नहीं जाना, एक से ज़्यादा मेंटोर्स के तरीक़ों के पीछे नहीं जाना। एक को फॉलो करें, अपनी ग्रामर ठीक करें, ग्रामर से शुरुआत करें। यानी अगर आप गोइंग टू स्टार्ट दिस जर्नी, तो सबसे पहला स्टेप, इसको नोट डाउन कर ले, फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस जर्नी इज़ टू करेक्ट योर ग्रामर। ग्रामर ठीक होगी तो उसके बाद ही आप आगे चल सकेंगे, इसके बगैर नहीं चल सकेंगे। इंग्लिश ऐसे में एक मेंटोर को फॉलो करना है, उनको जो भी वो आउटलाइन बनवाए, जो आपको तरीका सिखाए, वो आपने सीख लेना है। उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस के बगैर ये पास नहीं हो सकता। हाउएवर मेरे पास जो टाइम था इट वाज वेरी वेरी लिमिटेड। लाइक आई स्टार्टेड इन अगस्त एंड आई वाज कंप्लीट बिगनर, मुझे कुछ नहीं पता था और मेरी फैमिली में इससे पहले कोई भी CSP नहीं आई। आई एम द फर्स्ट वन इन माई फैमिली। सो मुझे इस बारे में कुछ भी डिटेल्स के बारे में नहीं पता था, बट आप लोगों को मैं यही बता रही हूँ कि आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, आपने फुल ऐसे लिखना है। मैंने कोई फुल ऐसे की प्रैक्टिस नहीं की थी, लेकिन अगर आप मुझसे मांगेंगे तो मेरे पास कोई फुल ऐसे मेरा मौजूद नहीं है, मेरे पास आउटलाइंस हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। सेकेंड पेपर है इंग्लिश प्रेसी का। इंग्लिश प्रेसी का एक सिंपल सा आपके पास ट्रिक है कि वो ये है कि आपने सिर्फ प्रेसी या कॉम्प्रीहेंशन से मार्क्स नहीं लेने, आपने मार्क्स दूसरी चीज़ों से भी लेने हैं। दूसरी चीज़ों से क्या मुराद है? दूसरी चीज़ों से मुराद पेयर ऑफ वर्ड्स जो इसके सिनोनिम आएंगे, वो यानी वो सारी चीज़ों से आपने मार्क्स लेने हैं। एक एक नंबर लेके आपने प्रेसी में पास होना है। प्रेसी में वो आपकी प्रेसी कितनी भी अच्छी हो, वो मार्क्स आपकी बाकी चीज़ों को देख कर ही देता है। इसके बाद आ जाते हैं GK के सब्जेक्ट। अच्छा, प्रेसी में एक और चीज़ थी, जो करीम दाद चुगताई की बुक है उसको मैंने कवर किया था। उसको मैंने समझ लें 1
2 डेज़ में कवर किया था। इट वाज अ सॉर्ट ऑफ बल्क स्टडी के बल्क में मैंने सारा रीड किया था और 2 दफ़ा ये सारा बल्क में किया था। सेकेंडली प्रीपोजिशंस पे आपको, अगर आपने एफएससी में लर्नर, हम एक किताब पढ़ते थे इंग्लिश लर्नर, वहाँ पे प्रीपोजिशंस कोई 15 पेजेस की हैं, उनको रट्टा लगाना है। ये आपके लिए इनफ होगी, वो बहुत अच्छी दी हुई हैं। तो ये प्रीपोजिशंस होगी, आपको पेयर ऑफ वर्ड्स और बाकी चीज़ें बता दी आपने चगताई की बुक से करनी है। और इसके अलावा जो प्रेस है उसकी प्रैक्टिस आपने करनी है, ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस आपने करनी है। हर चीज़ों से आपने जितने भी मार्क्स आप ले सकते हैं वो आपने लेने हैं। उसके बाद जनरल नॉलेज जीएसए का सब्जेक्ट आ जाते हैं। जीएसए में आपने 2 चीज़ें देखनी है। अगर आपका बैकग्राउंड केमिस्ट्री में है, ज़ूलॉजी में, या कोई भी बायोलॉजिकल साइंस में या किसी भी साइंस में है, तो आपके पास एक एज होता है कि आप साइंस को कवर कर लेते हैं, क्योंकि आपने एफएससी में, आपने मैट्रिक में साइंस की होती है, तो वो आपको एक एज मिल जाता है। ऑन दी अदर हैंड अगर आपका मैथमेटिक्स में, तो फिर भी आपको एज मिल जाता है कि आप इसका जो एबिलिटी का पोर्शन है उसको अच्छे से कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको दोनों चीज़ों में इशू आ रहा है तो आपने इसको प्रॉपर प्रैक्टिस, प्रॉपर इसकी प्रिपरेशन करनी है। इसकी प्रिपरेशन आपने कैसे करनी है? सबसे पहले इसकी प्रिपरेशन के लिए आपने जो स्लाइड्स वाले नोट्स हैं ना, मतलब आपको इंटरनेट से सर्कुलेट होते हुए जो भी मिलेंगे वो आपने रीड करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने जो एबिलिटी है उसके लेक्चर्स लेने हैं। एबिलिटी के लेक्चर्स लिए बगैर ये आपका पोर्शन नहीं होता। लेक्चर्स के बाद एबिलिटी को तकरीबन 2 से 3 हफ्ते कंटिन्यूस देने हैं विदाउट एनी ब्रेक, कि इन जो डेज़ हैं उसमें आपने अपनी इसकी मुकम्मल प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद आ जाते हैं करंट अफेयर। करंट अफेयर इज़ ऑल अबाउट योर डेली डिसिप्लिन। आपका हर दिन के बारे में, हर चीज़ के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। लाइक आज के दिन क्या इंपॉर्टेंट हुआ, आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए। करंट अफेयर में मेरा सीन ये था कि मेरा इसमें एमसीक्यूज़ बहुत गलत हुए थे, क्योंकि मैंने जो अपना पीपीएससी दिया था ना, वो मैंने सीएसएस 2025 की अटैम्प्ट के बाद दिया था। यानी फरवरी 2025 में सीएसएस हुआ था और अप्रैल में जाके मैंने पीपीएससी वगैरह स्टार्ट किया था। तो यानी पीपीएससी की तैयारी मेरी इसके बाद हुई थी। तो मेरा ये करंट अफेयर्स में एक गैप रह गया था। लेकिन आपने जो करंट अफेयर का ये गैप है ये नहीं लेके जाना। अगर आप एमसीक्यूज़ में अच्छे मार्क्स लेते हैं तो आप ओवरऑल बहुत अच्छा स्कोर कर जाते हैं। यानी आपने इस तरह करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना है। करंट अफेयर्स की एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक पे कौन सा राइटर अच्छी तरह लिख रहा है। लाइक मलिहा लोधी हैं, वो किस चीज़ पे लिख रही हैं। मुनीर अकरम है, वो क्या काम करते हैं, वो किस चीज़ के बारे में कोटेशंस आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। यानी जेडी वेंस कौन है, उसको आप कहाँ पे कोट कर सकते हैं। मार्को रूबियो को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो सारे लोग जिनको आप जानते हैं, इनको कैसे आप अपने सवाल में लेके आ सकते हैं, क्योंकि आपका सवाल जो है ना, एक तो एक डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन जो उसने पूछा है ना उसका डायरेक्ट आंसर होना चाहिए, और सेकंड इट मस्ट बी फुल ऑफ स्कॉलरली रेफरेंस। आपका स्कॉलरली एक नॉलेज नज़र आना चाहिए। इसके बाद थर्ड जो पेपर है वो पाकिस्तान अफेयर्स का है। पाकिस्तान अफेयर्स में नॉर्मली ये होता है कि बहुत से स्टूडेंट्स इसमें कम स्कोर करते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि हम पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर को मर्ज करते हैं। जैसे पाकिस्तान अफेयर में बहुत से क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो करंट अफेयर से लिंक होते हैं, तो हमें नहीं समझ लगती कि हम इसको पाकिस्तान अफेयर में कैसे लिंक करें। तो उसकी एक सिंपल स्टोरी होती है कि जब पाकिस्तान अफेयर पूछा है ना तो उसका बैकग्राउंड बताएं। अगर करंट अफेयर पूछा है तो उसकी जस्ट करंट चीज़ों के बारे में बताएं। तो पाकिस्तान अफेयर में जो आपका सिलेबस है ना उसको आपने कवर करना है। अच्छा, मैं आपको बात बता दूं, अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट में या आपकी जो भी अटैम्प्ट है आप सीएसएस करना चाहते हैं तो आपको सिलेबस रटा हुआ होना चाहिए। अगर आप ऐसे स्टूडेंट है कि आप कह रहे हैं मेरा ये फ़लाँ मेंटोर है, वो मुझे सिलेबस के बारे में गाइड कर रहा है, वो मेरा सिलेबस कवर कर देगा, तो आई एम सो सॉरी, आप बहुत गलत रास्ते पे जा रहे हैं। अगर आप सही रास्ते पे जाना चाहते हैं तो अपना सिलेबस खुद कवर करें, क्योंकि मेरी नज़र में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो है सेटिस्फेक्शन। कि जब आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं तो जब तक वो सेटिस्फैक्ट्री लेवल तक नहीं जाती उसको नहीं छोड़ना चाहिए। तो अगर कोई और आपको पढ़ाता है ना तो आप बहुत जल्दी सेटिस्फाई हो जाते हैं, लेकिन अगर आप खुद करते हैं तो आप इतनी जल्दी सेटिस्फाई नहीं होते। तो अपनी इस चीज़ पे आना है कि खुद एक चीज़ को लेके चलना है, कि एक आपने बहुत दरिया जैसे दरिया को कूज़े में बंद करने वाली बात करनी है कि नॉलेज आपने दरिया जितना ही लेना है, लेकिन कूज़े में उसको बंद करके लेना है। इसके बाद इस्लामिक स्टडीज़ का जो हमारे इस साल का 2025 का पेपर था वो आपने देखा होगा, उसमें नमाज नहीं आया, रोज़ा नहीं आया, हज नहीं आया, ज़कात नहीं आया, यानी ट्रेडिशनल पेपर ऐसे आता था। लेकिन इसके बाद जो एग्ज़ामिनर है उसने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की है, उसने ट्रेडिशनल पेपर नहीं दिया, उसने पेपर की स्ट्रेटजी चेंज करके उसको करंट अफेयर के साथ जुड़ा हुआ है। यानी इस तरह से आपका इस्लामी नॉलेज भी वो बाहर लाना चाह रहा है। तो इसमें आपने इस्लामियात में क्या करना है कि आपने कुछ किताबें पढ़ी होंगी, जैसे आपने
तज़कियातुल कुरान, तज़कियातुन नफ्स कुरान ये किताब पढ़ी होगी, या फिर आपने अल रहीकुल मखतूम किताब पढ़ी होगी, या फिर अगर आपने सही बुखारी का भी रेफरेंस देना है तो आपने रेफरेंस किस तरह देना है कि जामियातुस सहीहीन अल सही अल बुखारी इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल अल बुखारी की मुरतब करदा किताब, यानी रेफरेंस आपका कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड होना चाहिए। इवन इफ़ यू आर कोटिंग अ पर्सन के लाइक आप डॉक्टर इसरार अहमद है, एक पर्सन है, इनको कोट करें तो आपने ऐसे नहीं लिख देना जस्ट सिंपली कि डॉक्टर इसरार अहमद, नहीं, आपने लिखना है डॉक्टर इसरार अहमद, आगे डैश डालनी है और तफसीर बयानुल कुरान के मौलफ़ या फिर जो भी इनका लिख सकते हैं, ठीक है। यानी आपने इस्लामियात में भी इन चीज़ों को ख्याल रखना है। और इसके अलावा आपने ये चीज़ें देखनी है कि अगर आप आयात को कोट कर रहे हैं, लाइक आप कह रहे हैं कि ला तलमिज़ू अनफुसकुम, यानी आप किसी का मजाक ना उड़ाओ, तो आपने बताना है कि ये सूरतुल हुजरात की कौन सी आयत है। अगर आप इसी तरह ये कह रहे हैं कि अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम, यानी आप कुरान पाक की किसी भी आयत का रेफरेंस दे रहे हो तो बताएं कि ये सूरत माइदा की कौन सी आयत है, ये सूरतुल अलग की कौन सी आयत है, यानी उसका आयत का नंबर भी आपने याद रखना है। वाकई मुस्सलाता वातु ज़काता, ये आयत अगर आप लिख रहे हैं ये सबको आती है, लेकिन इसका अगर आप एक नंबर भी याद कर लेंगे तो ये आपके हक़ में कुछ ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन ओवरऑल कंपल्सरी सब्जेक्ट की एक ही स्टोरी होती है, कंपल्सरी में आपने पास होना होता है। आपकी जो ओवरऑल एलोकेशन होती है वो डिपेंड करती है आपके ऑप्शनल्स पे। आप ऑप्शनल्स में कितना आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करते उतना वो आपको मेरिट में ऊपर लेके जाएगा। अभी मेरा मेरिट नंबर 121 है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि मेरे पास एक ऐसा ऑप्शनल सब्जेक्ट है जिसने मुझे 121 पे पहुंचाया है, वो मुझे ऊपर भी ले जा सकता था, वो था इंटरनेशनल लॉ। तो आपने अपने ऑप्शनल्स जो है ना वो बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से चूज़ करने हैं, वो चूज़ करने हैं जो ट्रेंडिंग है, वो चूज़ करने हैं जिस पे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, या फिर आपकी बैकग्राउंड नॉलेज हो जिस पे आपको लेक्चर्स अच्छी तरह मिल जाए। अगर आपको किसी सब्जेक्ट में लेक्चर्स नहीं मिल रहे, ये भी आपके लिए एक नेगेटिव चीज़ है। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ आ गई पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस इट वाज़ अ वेरी न्यू सब्जेक्ट फॉर मी। मेरा जो बैकग्राउंड था वो ज़ूलॉजी में था, मुझे पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल फ़िलोसफर्स, थीरीज़ इनके बारे में कुछ नहीं पता था। सो ये भी मैंने कैसे स्टार्ट किया कि सबसे पहले मैंने इस पर यूपीएससी के लेक्चर लिए, क्योंकि आई डिडंट ज्वाइन एनी अकेडमी। मैंने किसी भी अकेडमी, वर्ल्ड टाइम्स या किसी भी अकेडमी में नहीं ज्वाइन किया रिटन के लिए। वहाँ इंटरव्यू के लिए मैं ज़रूर गई थी, बट रिटन के लिए मैंने सिर्फ सर ज़िया से कंसल्ट करती थी, वो मुझे गाइड करते थे और यही था रिटन के लिए सब कुछ। तो पॉलिटिकल साइंस का जो हर टॉपिक है, जैसे प्लाटो का टॉपिक है, अरिस्टोटल का टॉपिक है, अब प्लाटो का टॉपिक मैंने कैसे कवर किया, मैं सिर्फ एक टॉपिक की मिसाल देती हूँ, बाकी आपने खुद बाकी सारे इस तरह करने। एक दफ़ा नोट्स बना लेंगे तो आपके लिए ये बहुत अच्छा सरमाया बन जाएगा। प्लाटो आपने ऐसे करना है कि एक दफ़ा आपने किसी पाकिस्तानी जो CSS के मेंटोर होंगे ना उसके लेक्चर लेने हैं। वो इसलिए लेने कि आपको पता चलेगा कि CSS का ट्रेंड क्या है, आपने क्या इसका प्रिपेयर करना है। अच्छा, आपको पता चल गया इसकी मैंने थ्योरी ऑफ केव, एलिगरी ऑफ केव और ये सारी थीरीज़ इसकी मैंने प्रिपेयर करनी है। इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपने क्या करना है कि इसकी UPSC के लेक्चर जो भी इससे रिलेटेड हैं, 10-10 मिनट के थे लेक्चर जो मुझे याद है, तो वो आपने लेक्चर्स लेने हैं, वो भी नोट कर लिए। इस वक्त आप इसको कुछ भी याद नहीं कर रहे, आप जस्ट नोट डाउन कर रहे हैं। इसके बाद थर्ड स्टेप क्या है, आपने देखिए प्लाटो की बुक कौन सी है, द रिपब्लिक। इसमें फैसल वराइज की वीडियो, उसकी 100 बुक सीरीज़ की एक वीडियो है, वो मैं देखा करती थी, तो वो भी आपने देखनी है कि द रिपब्लिक किताब कौन सी है। जैसे द प्रिंस है मैकेलवी की, तो द प्रिंस कौन सी बुक है। इसी तरह द पॉलिटिक्स है, ये किन की बुक किताब है, इस किताब में क्या लिखा है। क्योंकि जब आपको पता हो जाता है ना कि इस फ़िलोसोफर की किताब में क्या लिखा है, तो आप उसको बहुत अच्छे से कोट कर सकते हैं, क्योंकि आपने कोट तो करना ही होता है। तो ये चीज़ आपने पॉलिटिकल साइंस में देखनी है। अच्छा, पोल 2 का जो पेपर 2 है ना वो थोड़ा सा आपके लिए ट्रिकी साबित होता है। उसकी रीज़न ये होती है कि उसमें कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं, आइन होते हैं, US का आइन है, ब्रिटेन का आइन है, डिफरेंट कंट्रीज़ का आइन है, तो वो आपने रट्टा मारना है। लेकिन उसको भी आपने ऐसे नहीं रट्टा मारना कि आप मुझसे पूछें, अभी कमेंट करते जाएँ कि जी मुझे बता दें मैं कौन सी किताब से तैयारी करूँ। तो किताब कोई नहीं होती, अपनी किताब से तैयारी नहीं करनी। अगर आप मेरे से पूछें किस मेंटोर को फॉलो करूँ, तो मैं आपको ये भी नहीं कहूँगी आप किसी मेंटोर को फॉलो करें। मैं जस्ट ये कह रही हूँ कि एक मेंटोर लें, उससे सिर्फ गाइडेंस लें, और लें पेड वाला, फ्री वाला नहीं लेना। पेड का ये फ़ायदा होता है कि हमें सिर्फ एक होता है, दिल में दुख होता है, हाय मैंने इसको 70-80 हज़ार रुपया पे किया, मुझे पढ़ना पड़ेगा। यानी अगर आप खुद प्रिपेयर कर रहे हैं, अदरवाइज़ अगर आप अकेडमी ज्वाइन कर रहे हैं तो फिर आपको फ़्लो के साथ चल रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ भी आपने यही सब कुछ करना है ताकि आपकी जो स्ट्रैटेजी है बाकी लोगों से थोड़ी सी डिफरेंट हो सके।
तो आपने इसमें क्या करना है, पोल 2 में आपने जो भी कॉन्स्टिट्यूशंस होंगे उनके डिफरेंट सोर्सेज से टू दी पॉइंट नोट्स बनाने हैं। नोट्स हमेशा अपने बनाने हैं। आपके जो अपने नोट्स होंगे वो आपको उतना ज़्यादा बेनिफिट देते हैं जितना किसी टॉपर के कभी भी नहीं दे सकते। नोट्स आपने अपने खुद बनाने हैं, ये चीज़ मैं आपको बार बार इंडोर्स कर रही हूँ। तो ये नोट्स बना के आपने उनको बाद में प्रिपेयर करना है। इसके बाद आ गया ब्रिटिश हिस्ट्री। ब्रिटिश हिस्ट्री का हमारे साथ ये एक वाहद सब्जेक्ट था जिसके लिए मुझे लेक्चर नहीं मिले, क्योंकि ब्रिटिश हिस्ट्री का मैंने बहुत कोशिश की कि फ़ेसबुक पे मिल जाएं, यूट्यूब पे मिल जाएं, मुख्तलिफ मेंटोर्स मैंने ढूंढने की कोशिश की, लेकिन ब्रिटिश हिस्ट्री मेरे पास टाइम कम था, मैं कोई भी प्रॉपर क्लासेस नहीं इसकी ले सकती थी। तो ब्रिटिश हिस्ट्री मैंने इस तरह किया कि मैंने फ़ेसबुक पे सर्च किया तो वहाँ पे मुझे एक नोट्स मिले, पता नहीं किसके थे, आई डोंट रिमेंबर, तो वो मैंने एक दफ़ा रीड किए। उसके बाद मैंने इसको गूगल पे सर्च किया तो इसकी ना 2-3 किताबें मुझे मिली कि जो ब्रिटेन के मतलब उन्होंने खुद ही लिखी हुई थी जो ब्रिटिश हिस्ट्री पे, तो उसमें से मैंने कुछ कंटेंट निकाला। और इसमें थर्ड मैंने ये किया कि यूट्यूब पे इस पर कुछ ग्लोरियस रेवोल्यूशन था, कुछ थे नोट्स, तो वो मैंने किए थे। लेकिन इसमें मेरे साथ ये हुआ था कि इसका मेरा सारा सिलेबस कवर नहीं हुआ था। एट द एंड मुझे जैसे स्कॉटलैंड की वार हुई थी जो, या फिर बहुत सी चीज़ें मुझे नहीं कवर थी, तो इसमें इस वजह से थोड़ा सा मेरा मिसहैप हुआ था। अच्छा, इसके बाद आ गया जेंडर स्टडीज़। जेंडर स्टडीज़ जब मैंने रखा था तो मुझे मेरे मेंटोर्स ने कहा था कि उस साल जेंडर स्टडी वाज द हिट सब्जेक्ट और उन्होंने कहा था जेंडर स्टडी ना रखो। बट आई वाज लाइक कि मैं इसको कर लूँगी क्योंकि मुझे ये सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगा था। पॉलिटिकल साइंस की तरह ये सब्जेक्ट भी मेरे लिए बिल्कुल एक नया सब्जेक्ट था, मैंने ये पहले कभी भी नहीं पढ़ा था। इसको मैंने कैसे प्रिपेयर किया, इसके लिए मैंने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल लेक्चर्स लिए और वो लेक्चर्स मैंने तकरीबन 5-6 घंटे में पूरे कर लिए 2x की स्पीड से, जो भी यूट्यूब पे मिले उसका। ये जो मैं पहले लेक्चर लेती हूँ ना, मैं अपनी जो स्ट्रेटजी में बता रही हूँ, इसका सिर्फ एक मकसद होता है, मुझे पता चल जाए कि करना क्या है। ठीक है, जब आपको ये पता होता है ना आपने करना क्या है तो आप कर लेते हो। ठीक है, तो मैंने इसके पहले लेक्चर लिए, उसके बाद मुझे समझ लगी मैंने इसका करना क्या। फिर मैंने इसका ये किया कि एक एक टॉपिक इसका सिलेबस प्रिंट निकाला और एक एक टॉपिक हाईलाइट करके उसके चैट जीपीटी से मैंने नोट्स बनवाए। चैट जीपीटी बहुत बहुत ज़्यादा मटेरियल देती है। फिर मैंने उसको शॉर्ट करके सिर्फ उसमें कुछ इंपॉर्टेंट लोगों के नाम, कुछ कोटेशंस, कुछ किताबों के नाम वो किए। अच्छा, इसमें मैंने एक और एक्स्ट्रा चीज़ की जेंडर स्टडीज़ में, वो मैंने ये की कि मैंने एमसीक्यूज़ जो पास्ट पेपर्स के थे ना वो निकाले। उसमें जो क्वेश्चंस में बुक्स के नाम पूछे गए थे ना, उन किताबों के नाम मैंने याद किए और उसके बाद उनकी मैंने समरीज़ निकाली इससे चैट जीपीटी से। उन समरीज़ को भी मैंने एक दफ़ा गो थ्रू किया। इस तरह उन किताबों की समरीज़ मेरे माइंड में बैठ गई और एट दी एंड मैं उनको कोट कर सकी पेपर में। मुख्तलिफ जगहों पे मैंने इसको बहुत दफ़ा कोट भी किया। तो मेरे पास एक बल्क ऑफ रेफरेंस आप कह सकते हैं ये मौजूद था जेंडर स्टडीज़ के बारे में। इंटरनेशनल लॉ का जो पेपर था ना, ये मेरा बहुत अच्छा हुआ था। आई डोंट नो मेरे इसमें मार्क्स क्यों कम हैं, बट ये मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ था। इसकी मैं एक आपको बात बताऊं, इसका 2010 का पेपर और 2025 का पेपर ऑल दी एमसीक्यूज़ आर सेम, इवन एक वर्ड भी डिफरेंट नहीं है, यानी सारे वही पुराने एमसीक्यूज़ डाल दिए और मैं शुक्र है वो पुराने पढ़ के गई थी और मेरे वो सारे के सारे ठीक हो गए। बट जो क्वेश्चन थे वो भी मैंने सारे अच्छे से अटैम्प्ट किए। इसका मैं आपको कुछ नहीं बता सकती कि मेरे साथ क्या हुआ है, क्योंकि ये 47 मार्क्स हैं। आई वॉज एक्सपेक्टिंग इट 91, 92, ये मेरा इतना लेवल का पेपर हुआ था। बट CSS में ये होता है, सब्जेक्ट्स हिट हो जाते हैं। समटाइम्स एग्जामिनर को आपके लिखने का तरीका नहीं पसंद आता या कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि आइला में एक प्रॉपर लैंग्वेज भी चाहिए होती है। तो आपने आइला को, मेरा तो यही अब सजेशन, इसको अवॉइड करें। तो इसके बाद रह गया पंजाबी का सब्जेक्ट। पंजाबी आपकी अपनी ज़बान है। पंजाबी को करने के लिए बहुत बहुत कम मेहनत दरकार है। मेहनत इसलिए कम दरकार है, देखें इसमें आपने बाबा फ़रीद, शलोके फ़रीदी, यानी इस तरह की चीज़ें करनी है। तो हक बाहू, जो बाहू की पोइट्री है वो करनी है। तो ये पुराने जो फ़िलोसफ़र हैं, उसके बाद जदीद फ़िलोसफ़र है जिसमें मुनीर नियाज़ी है, अहमद राही है, इनकी बहुत मज़े की शायरी, आप इसको इंजॉय करते हुए पढ़ सकते हैं। और इसका दूसरा सीन ये है कि आपने अपने रूम में इनकी शायरी लिख के लगा देनी है, क्योंकि मुझे तो शायरी याद करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है और उसको ये आप माइंड में जब रिटेन करना चाहें तो सामने वो होनी चाहिए। तो इस तरह आपने पंजाबी को लेके चलना है। और उसके बाद ये सारा मैंने आपको बता दिया। अच्छा, वाइवा जो मेरा, उसमें 140 मार्क्स हैं और इसमें भी मेरे साथ एक मिसहैप हुआ था कि कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे एट दैट डे और मुझे मेरा जो
सबसे पहले साइकोलॉजिकल वाले दिन कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, 10 पेजेस के थे और मेरे पास नहीं थे। आई वाज लाइक कि ये तो मेरे पास नहीं है, तो मैं थोड़ा सा पैनिक की थी। और लेकिन मेरे भाई ने वहाँ इस्लामाबाद में हम मौजूद थे तो वहाँ से ला के दिए थे। बट इंटरव्यू वाले दिन भी थोड़ा सा मसला हुआ था, बट ओवरऑल ये भी अच्छा रहा था। बाकी आपको ओवरऑल अगर एकेडमी के बारे में गाइडेंस चाहिए तो मेरी नज़र में जो सही एकेडमी है वो मुझे नहीं पता। सच में सही एकेडमी का मैं आपको कुछ नहीं बता सकती, क्योंकि एकेडमी मैंने ज्वाइन नहीं की, मेरा एकेडमी का बिल्कुल भी ज़ीरो एक्सपीरियंस है। मेरी नज़र में आप मेंटोर्स लेके चलें। लाइक अगर आपको मसला आ रहा है जेंडर स्टडीज़ में, अगर आपको मसला आ रहा है एक ब्रिटिश हिस्ट्री में, उसको सब्जेक्ट का मेंटोर हायर करें। आपने 2 काम करने हैं, एक 1-on-1 मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना है। उसमें ये होगा आपने जो भी ज्वाइन करना है पेड 1-on-1 मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना है। फ्री के चक्करों में नहीं पढ़ना, फ्री के चक्करों में आप पढ़ेंगे नहीं। और दूसरी चीज़, आपने एक तो ये ज्वाइन कर लिया, आपने 50,000 60,000 इस पर लगा दिया, दिल खोल के लगाएं। और दूसरी चीज़ आपने ये करनी है कि अगर कोई भी सब्जेक्ट मुश्किल लगता है ना, उसका भी मेंटोर हायर करना है, वो 5-6 हज़ार में आपको आराम से मिल जाता है। तो इतनी आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और ये सब कुछ आपने इस तरह करना था। हाँ, एक और चीज़ देखें, मैंने अपनी जो भी मेरी जर्नी थी ना, आई डिडंट टेल एनीवन। जब मेरा CSS का रिटर्न का रिज़ल्ट आया था ना जिस दिन, वो दिन मैंने अपने वालिद साहिब को बताया कि अब्बू जी मेरा ये रिज़ल्ट आ गया, रिटर्न पास हो गया। दे वर लाइक कि तुमने CSS कब दिया है? तो और इस वक्त अब जब मेरा फाइनल एलोकेशन का रिज़ल्ट है तब मैंने बाकी लोगों को बताया, कि यानी पेरेंट्स को सिर्फ रिटर्न के बाद बताया, बाकी फैमिली को। आपकी जो जर्नी आप पेरेंट्स को तो बता के शुरू कर सकते हैं, बट एक चीज़ आपने याद रखनी है, आपने बाकी लोगों को नहीं बताना। आपने इसको जितना भी खुद तक महदूद रखें उतनी कोशिश करनी है, क्योंकि जब आप शुरू में पहले बहुत से लोगों को बता देते हैं, इट इज़ लाइक अ सॉर्ट ऑफ अ बल्क ऑफ जो एक्सपेक्टेशंस है आपके गिर्द जमा हो जाती हैं। इट इज़ लाइक अ प्रेशर फॉर यू, कि आप अंडर प्रेशर आ जाते हैं, फिर आपकी वो चीज़ नहीं होती, आप एक नर्वसनेस फील करते हैं, आपके पास एक फ्रीडम नहीं होती ना, तो उस फ्रीडम को आपने बरकरार रखना है। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, और बाकी ये सब अल्लाह का करम होता है कि अल्लाह जिसको चाहे अता करता है, जिसको चाहे नहीं अता करता। यानी इस दफ़ा अगर हम देखें तो 170 स्टूडेंट्स अनअलोकेटेड रह चुके हैं, वो भी हमारे बहन भाई हैं। अल्लाह ताला ने उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी, हमें दी। इट इज़ लाइक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कोई पर्क्स, ये कोई ऐसी अथॉरिटी वाली जॉब्स नहीं हम इसको कह सकते, हम इसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कह सकते हैं, क्योंकि जेन ज़ी जब आ रही है ब्यूरोक्रेसी में तो कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए। तो आप इसको भी इस चीज़ के लिए इस मोटिवेशन के साथ प्रिपेयर करें। और अगर आपको कोई भी किसी भी सब्जेक्ट में गाइडेंस चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर रब्ता कर सकते हैं, FB पे कर सकते हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन में अपना जो भाई का कॉन्टैक्ट नंबर है, जो मोस्टली ऑल लर्निंग स्कूल के नाम से एक्टिव होता है, वो मैं आपको शेयर कर देती हूँ। थैंक यू वेरी मच।